गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, जिसका हिंदी मतलब होता है संरचनावाद। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद एक मेथड है जिसे सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लिटरेरी थियरिस्ट और लिंग्विस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। हमें यहाँ पर लिटरेचर के संबंध में स्ट्रक्चरलिज्म को समझना है। 1950 के दशक में लिटरेचर के जगत में फ्रांस में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई। उसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। इसे सर्वप्रथम क्लाउड लीवाई स्ट्रॉस, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और रोलांड बार्थ्स, जो कि एक लिटरेरी क्रिटिक थे, उनके कामों में देखा गया। स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनांड डी सॉश्यूर के विचारों से ही 1950 और 1960 के दशक में स्ट्रक्चरलिज्म की नींव रखी गई। भाषा को पढ़ने के लिए जो आधुनिक विचार या रास्ते लोगों के पास उस समय थे, उनके विकास में सॉश्यूर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में एक की फिगर माना गया है। 1960 में पब्लिश हुए कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पर बात की है। वास्तव में यह किताब जेनेवा यूनिवर्सिटी में 1906 से 1911 में उनके द्वारा लिए गए लेक्चर्स की समरी है। इस किताब को 5 भागों में बांटा गया है। भाग 1 जनरल प्रिंसिपल, पार्ट 2 सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक, पार्ट 3 डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, पार्ट 4 जियोग्राफिक लिंग्विस्टिक, पार्ट 5 रेट्रोस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक्स, और इसके साथ में एक अपेंडिक्स है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी पर बात की गई है। अब देखते हैं फर्डिनांड डी सॉश्यूर के द्वारा दिए गए प्रोनाउंसमेंट्स। पहला प्रोनाउंसमेंट है कि भाषा को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम उसे आइसोलेशन के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, यानी हम चीज़ों को अलग अलग भागों में तोड़ के नहीं समझ सकते हैं। हमें इन सभी चीज़ों को लार्जर स्ट्रक्चर के रूप में देखना पड़ेगा, और यहीं से स्ट्रक्चरलिज्म शब्द की शुरुआत हुई है। अगर हम उदाहरण लें कि हमें एक गाड़ी के स्ट्रक्चर को समझना है, तो हम सिर्फ इस गाड़ी के कुछ पुर्जों के नाम लेकर उसे नहीं समझ सकते हैं। हमें ऑटोमोबाइल के कई कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बेसिक थियरी, उनके पीछे की फिज़िक्स, उनका प्रोडक्शन, उनके फ्यूचर अपकमिंग्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। हम जो भी कह रहे हैं उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जैसे कि किसी वस्तु का क्या नाम है, यह उस वस्तु के अंदर समाया हुआ नहीं है, वह हमारे दिमाग में उसके लिए बनी हुई छवि का अर्थ है। जैसे कि यह एप्पल है, इस एप्पल को मैं एप्पल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका अर्थ मेरे दिमाग में है। मीनिंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू द थिंग्स बाय ह्यूमन माइंड, इट इज़ नॉट कंटेन्ड विद इन दैम। इसका मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का जो अर्थ है, या हम उस वस्तु को जो भी कहकर बुलाते हैं, वो हमारे माइंड ने उसे दिया है। उस वस्तु के द्वारा इस अर्थ की उपज नहीं हुई है, बल्कि हमारे दिमाग के द्वारा उसका निर्माण हुआ है। जैसे कि किसी कविता में लिखे शब्दों को सिर्फ अलग अलग कर कर हम उसके मीनिंग को नहीं समझ सकते हैं, बल्कि हमें उस कविता को समझने के लिए वह किस भाव से लिखी गई है, वह किस समय पर लिखी गई है, यह सब पता होने के बाद ही हम उस कविता का सही अर्थ निकाल सकते हैं। कविता की पंक्तियाँ या कविता स्वयं सिर्फ एक भाग है। हमें सिर्फ एक भाग को नहीं पढ़ना है या समझना है, बल्कि हमें उसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, जिससे हमें सिर्फ कविता का स्ट्रक्चर के बारे में ना पता चले, बल्कि कविता के स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पता चले। फर्डिनांड डी सॉश्यूर कहते हैं कि मीनिंग्स वी गिव टू वर्ड्स आर प्योरली आर्बिट्रेरी। मतलब कि हमने किसी शब्द को जो अर्थ दिया है, वो हमने उसे माना है। जैसे कि अगर मैं इसे पेन कहता हूँ, कोई इसे कलम भी कह सकता है, कोई इसे बॉल पेन भी कह सकता है, और कोई इसे और कुछ भी कह सकता है। वे वर्ड्स को अनमोटिवेटेड साइंस कहते हैं। वे कहते हैं कि किसी शब्द
और वह क्या दर्शा रहा है, वह क्या कहना चाहता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर एक व्यक्ति एक वस्तु को ए कहता है तो दूसरा व्यक्ति उसे बी भी कह सकता है, परंतु इन दोनों के ए या बी कहने से उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। संरचनावादी लोग कहते हैं कि लैंग्वेज अगर पूरी तरह से आर्बिट्रेरीनेस पर बेस्ड है तो लैंग्वेज में उसके मीनिंग का और हम उससे क्या अनुभव कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। भाषा इन सब चीज़ों से परे है। किसी भी वर्ड्स का मीनिंग रिलेशनल है। इसको आसान भाषा में समझें तो जैसे ये पेन है, इसको समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये पेंसिल नहीं है या ये चॉक नहीं है। किसी भी शब्द का मीनिंग उसके एडजॉइनिंग वर्ड्स के साथ उसके रिलेशन से दर्शाया जाता है। द डेफिनेशन ऑफ एनी वर्ड डिपेंड्स अपॉन इट्स रिलेशन विद अदर एडजॉइनिंग वर्ड्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने से पहले हमें उसके जैसे दूसरे शब्दों को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे ये बॉल बॉल है क्योंकि वो डॉल नहीं है। रैट इज़ रैट बिकॉज इट्स नॉट कैट। एक दूसरे के रेफरेंस देकर हम पर्टिकुलर शब्द को समझा सकते हैं। ये सभी जो शब्द हैं ये एक सिंटैग्मेटिक चेन बनाते हैं। अगर हम चेन में से एक भी शब्द निकाल देते हैं तो हमें किसी और शब्द का मीनिंग समझने में तकलीफ होगी या फिर उस शब्द का मीनिंग चेंज हो सकता है। अब देखते हैं बाइनरी अपोजिशन। दूसरी बात शेषुर कहते हैं कि किसी भी शब्द को हम उसके अपोजिट वर्ड्स के द्वारा इजीली समझ सकते हैं। अगर हम अंधेरे के बारे में जानना चाहते हैं तो हम तभी जान पाएंगे जब हमें पता हो कि उजाला कैसा होता है या हमें उजाले के बारे में पता हो। अब देखते हैं थर्ड प्रोनाउंसमेंट। इसमें वह बताते हैं लोगोसेंट्रिसिज्म के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग है वो उस ऑब्जेक्ट में नहीं बल्कि ह्यूमन माइंड के अंदर समाया हुआ है और भाषा द्वारा हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि स्पोकन वर्ड्स आर द सिंबल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस एंड रिटन वर्ड्स आर द सिंबल ऑफ स्पोकन वर्ड्स। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि सभी चीज़ों का लैंग्वेज के अंदर ही समावेश होता है। जो लैंग्वेज के बाहर है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। शेषुर कहते हैं कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। साइन जो होता है वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों से मिलकर बनता है। साइन जो है वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों से मिलकर बनता है। साइन यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलकर बनता है। यहाँ पर सिग्निफायर जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है और सिग्निफाइड जो है वो हमारा मेंटल कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं लैंग और पैरोल। लैंग इज द होल लिंग्विस्टिक सिस्टम एंड पैरोल इज द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग अगर एक दरिया है तो पैरोल उसमें से निकाला गया एक ग्लास पानी। अब देखते हैं डायक्रोनिक स्टडी। समय के परिवर्तन के साथ लैंग्वेज में कई परिवर्तन हुए हैं। इसके अध्ययन को हम डायक्रोनिक स्टडी कहते हैं। इसमें हमें इतिहास से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। अब देखते हैं सिंक्रोनिक स्टडी। अगर हमें किसी एक निश्चित समय पर लैंग्वेज के किसी भाग की ज़रूरत पड़े और उसे हम यूज़ करें तो उसे हम सिंक्रोनिक स्टडी कहते हैं। जैसे हम मैथ्स में हमें टेबल्स आते हैं 1 to 20 या 1 to 30, तो अगर हम टेबल्स को ले लें तो पूरे टेबल्स को हम डायक्रोनिक स्टडी कह सकते हैं या मैथ्स को हम पूरा डायक्रोनिक स्टडी कह सकते हैं, जिसके लिए हमें हिस्ट्री भी जाननी पड़ती है। परंतु अगर हमें उसमें से मान लो किसी चीज़ का हिसाब करने के लिए किसी एक टेबल की ज़रूरत पड़े और हम उस टेबल का यूज़ करें तो उसे हम सिंक्रोनिक स्टडी कहते हैं। अब देखते हैं लैरिंजियल थियोरी। भाषा में हम शब्दों और साउंड का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक वर्ड आया है वॉट, तो वॉट के बाद में क्या आ सकता है, इज़ आ सकता है या आर आ सकता है। इस तरह से हम शब्दों का प्रेडिक्शन या साउंड का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस शब्द के बाद वो सब क्या बोलने वाला है। इस तरह का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। इसे हम लैरिंजियल थियोरी कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो में मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, अगर आप वह बताना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।